Hello students, my name is Vinod Kumar. I am working as an assistant professor of geography in Government College for Women Tosan. The topic for today's lecture is about regional variations in cropping pattern. जो हमारा आज का विषय है, टॉपिक है, वो सस्य प्रतिरूप से संबंधित या फसलों के प्रतिरूप से संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित है। अर्थात भारत में फसलों के प्रतिरूप के संदर्भ में कौन-कौन सी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो हमने इस विषय में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं, हमने क्या-क्या चीजें इस लेक्चर में हमने पढ़ना है। सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न, जो फसलों का प्रतिरूप है या सस्य प्रतिरूप है, वो क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके कितने प्रकार हैं, कौन-कौन से प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रीजनल वेरिएशन का रहेगा, क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्योंकि इस विषय में हम फसलों के प्रतिरूप से संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मुख्य फसलों, मेजर क्रॉप्स, जो मुख्य फसलें हैं भारत में, कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, या हरित क्रांति के संदर्भ में कौन-कौन सी फसलें आगे आई थी। उसके बाद है बेवरेज क्रॉप्स, अर्थात जो पेय फसलें हैं, उनके बारे में हम उनसे संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। ऑयल सीड से संबंधित या तिलहन से संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाद्य फसलों के अंतर्गत नहीं आती, उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है फाइबर क्रॉप्स, तो जो हमारी फाइबर क्रॉप्स हैं, जो रेशेदार फसलें हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रीय विभिन्नताओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आएगा क्रॉपिंग पैटर्न का। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? क्रॉपिंग पैटर्न से अभिप्राय विभिन्न समय पर एक निश्चित या अलग-अलग समय होगा, विभिन्न समय पर विभिन्न फसलों की कृषि के तहत भूमि के अनुपात से। तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है वो क्या होगा? विभिन्न समय पर विभिन्न फसलों की कृषि के तहत जो भूमि का अनुपात है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। यह एक विशेष भूमि क्षेत्र में फसलों के समय और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। तो एक विशेष भूमि का कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें फसलों का जो समय है और जो फसलों की व्यवस्था है, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। अगर हम सामान्य शब्दों की बात करें, तो क्रॉपिंग जो पैटर्न है, क्रॉपिंग मतलब जो क्रॉप से संबंधित है, पैटर्न मतलब प्रतिरूप। तो फसलों का जो प्रतिरूप है, कौन सी फसलें कौन से सीजन में, कौन सी ऋतु में उगाई जाती हैं, और कौन सी फसल से संबंधित कौन-कौन सी क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका हमने अध्ययन करना है। फसलों के समय और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। फसल के प्रतिरूप में कोई भी परिवर्तन होता है, तो फसलों के तहत भूमि के अनुपात में भी परिवर्तन होता रहता है। तो जो हमारा फसलों का प्रतिरूप है, जो क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर उसमें कोई भी चेंज होगा, तो फसलों के तहत जो भूमि का अनुपात है, जो रेशियो है क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, जो हमारी लैंड है, भूमि है, तो भूमि के अनुपात में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन, फसलों के तहत भूमि के अनुपात में परिवर्तन, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? क्रॉपिंग पैटर्न कहेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो आएगा कौन-कौन से कारक हैं जो क्रॉपिंग पैटर्न को निर्धारित करते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है रेनफॉल, क्योंकि जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर आधारित होता है। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पर अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जहाँ पर कम वर्षा होगी वहाँ पर अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, या फिर जो उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ड्राई क्रॉप्स कहलाती हैं या ड्राई रीजन्स में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। क्लाइमेट का ही एक पार्ट है रेनफॉल, तो जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है
जो डिटरमाइन करता है क्रॉपिंग पैटर्न को, फसलों के प्रतिरूप को, क्योंकि जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है, वो क्लाइमेट के अंतर्गत ही आते हैं। तो टेम्परेचर भी सेम है, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है तो कुछ फसलों का विनाश हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। उसके बाद है मिट्टी का प्रकार। जैसे हम बात करते हैं रेगड़ मिट्टी, कपासी मिट्टी, अर्थात जो काली मिट्टी है उसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर कपास का उत्पादन अत्यधिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें तो जो हमारा औद्योगिक क्रांति आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो अत्यधिक बढ़ गया। और खासकर जब 1960s में हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिसके कारण जो ट्रैक्टराइजेशन है, थ्रेशर्स का यूज किया गया, मतलब जो मॉडर्न इंप्लीमेंट्स थे उनका यूज किया गया, उनका प्रयोग किया गया, ताकि जो उत्पादन है, खाद्यान्नों का उत्पादन है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, उसको मैक्सिमम बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। अब कौन कौन से प्रकार हैं क्रॉपिंग पैटर्न के? जब हम भारत में क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें या क्रॉपिंग सीजन्स की बात करें, तो देर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स या 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। तो 3 अलग सस्य प्रतिरूप के प्रकार हैं, या 3 अलग फसलों के जो सीजन है या ऋतुएं हैं वो पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहला आएगा हमारा रबी क्रॉप। तो 3 है उसमें, सबसे पहला हमारा रबी, सेकंड हो जाएगा हमारा खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें, और तीसरा हो जाएगा हमारा जायद की फसलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रबी की फसलें। तो ये वो फसलें होती हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। तो जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं, सोन उगाई जाती है इन विंटर, सर्दियों में उगाई जाती है, और इनका जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा, वो होगा मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर। तो मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर के बीच में, या अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं, उनको हम रबी की फसलें कहते हैं। और हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और इनको अप्रैल और जून के महीनों के बीच में काटा जाता है। तो वो फसलें जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, और जिनको अप्रैल और जून के बीच में काटा जाता है, वो हमारी कौन सी क्रॉप्स कहलाएंगी? रबी की क्रॉप्स या रबी की फसलें कहलाएंगी। आपको जो एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है रबी की क्रॉप्स के, वो कौन कौन से हो गए? वीट, गेहूं, बार्ले, जौ, पीज, मटर, ग्राम चना हो गया, और मस्टर्ड, सरसों। तो ये फसलें हैं, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। गेहूं, चना, मटर, जौ और जो सरसों है, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? रबी की फसलों के अंतर्गत आएगा, जो अक्टूबर और दिसंबर में बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है, और गर्मियों में काटी जाती है। अप्रैल और जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब जब हम रीजनल वेरिएशन की बात करें, तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये अत्यधिक रूप से बोए जाते हैं? तो ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जहां पर ये सबसे ज्यादा मात्रा में जो रबी की फसलें हैं वो बोई जाती हैं। या खासकर जो, जब हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ राज्य हैं, या फिर हम इसका हम रीजनल वेरिएशन कह सकते हैं, रीजनल वेरिएशन ऑफ रबी क्रॉप्स। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में रबी क्रॉप्स का उत्पादन होता है या बोई जाती है। सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप। तो जब हम हरित क्रांति की बात करते हैं, तो हरित क्रांति मुख्य रूप से जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, भारत का, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। एक हमारा जो ईस्टर्न राजस्थान है वो भी। तो यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव ज्यादा था, जिसके कारण जो रबी की फसलें हैं उनकी वृद्धि अत्यंत तीव्र गति से हुई, अत्यंत ज्यादा हुई, अत्यधिक हुई। Availability of precipitation during winter months due to western temperate cyclone helps in the success of these crops। क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया कि इनको कब बोया जाता है? सर्दियों में बोया जाता है। और सर्दियों में जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है भारत का, वहां पर जो बारिश होती है वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की बदौलत होती है, जो भूमध्य सागर से आते हैं, मेडिटेरेनियन सी से। तो उनके कारण जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रीजनल वेरिएशन ऑफ रबी क्रॉप। सेकंड हो जाएगा हमारा
खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसलें, वो फसलें जिनको मानसून के आगमन पर बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अर्थात रबी की फसलों को बोने से पहले इसको काट लिया जाएगा। तो जब मानसून आता है, मानसून जब आएगा, मानसून के आने पर, आगमन पर इसको जिन फसलों को बोया जाता है उनको हम क्या कहेंगे? खरीफ की फसलें कहेंगे। और वो उन्हीं फसलों को सितंबर और अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब जो एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के, वो हैं राइस। राइस सबसे इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप है, चावल जिसको हम पैडी भी बोलते हैं। मक्का, मेज, ज्वार, बाजरा, कुछ ये दालें हैं। तो ये सारे के सारे, जैसे कपास हो गया, पटसन हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली, अखरोट, सोयाबीन। तो ये सारी की सारी हमारी खरीफ की क्रॉप्स है जिनको मानसून के आगमन पर बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जब हम रीजनल वेरिएशन की बात करें, तो रीजनल वेरिएशन का जो पैटर्न होगा क्रॉपिंग का या खरीफ क्रॉप्स का, वो होगा ये मैक्सिमम या अत्यधिक रूप से असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा या उड़ीसा के जो तटीय प्रदेश है वहां पर, कोंकण जो हमारा कोस्ट है गुजरात का, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये रीजन है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इनके अलावा कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज भी हैं। ये तो ट्रेडिशनल एरियाज हो गए, कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है जहां पर जो चावल का उत्पादन है या खरीफ क्रॉप का उत्पादन है वो अत्यधिक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। यहाँ हम बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के आगमन के पश्चात जो हाई यील्डिंग वेराइटीज के बीज आए थे, सीड्स आए थे, उनका प्रयोग करके, उसके साथ में इरिगेशन और जो मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स थे, आधुनिक हथियार थे या आधुनिक औजार थे, उनका उपयोग करके जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है या खरीफ क्रॉप का उत्पादन है वो अत्यधिक नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में भी किया गया, जैसे पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर चावल, क्योंकि जो हरियाणा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत आता है, तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। लेकिन हरियाणा में भी जो बेल्ट है K3 की, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर और उसके साथ में सिरसा है, फतेहाबाद का कुछ क्षेत्र है जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। किसकी सहायता से? इरिगेशन की सहायता से, कैनाल इरिगेशन या ट्यूबवेल इरिगेशन की सहायता से। उसके बाद तीसरा आता हमारा जायद क्रॉप। ये जो जायद क्रॉप है, ये तीसरा हमारा क्रॉपिंग पैटर्न का प्रकार है। तो ये वो फसल है जो रबी और खरीफ के जो सीजन है या जो फसलें हैं उनके बीच में बोई जाती हैं। बहुत ही छोटा सीजन होता है। गर्मियों के मौसम में ये जो जायद की फसलें हैं वो बोई जाती हैं। तो वो फसलें जो रबी और खरीफ के फसलों के बीच में या ऋतुओं के बीच में बोई जाती हैं, वो हमारी जायद की फसलें कहलाती हैं, जिनका टाइम पीरियड या समय काल बहुत ही कम होता है। जब हम मेन जायद क्रॉप्स की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारा जो तरबूज है, खरबूज है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, खीरा, कुकुम्बर, वेजिटेबल, सब्जियां, चारे की जो फसलें हैं, फॉडर क्रॉप्स, और शुगर केन जो हमारा गन्ना है। तो ये सारी की सारी हमारी किसमें आ जाती है? जायद की फसलों के बीच में आ जाती है। वो फसलें जो रबी और खरीफ ऋतुओं वाली फसलों के बीच में उगाई जाती है वो हमारी जायद की क्रॉप्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम रीजनल वेरिएशन करेंगे डिफरेंट क्रॉप्स का। मेजर क्रॉप सबसे पहले आएगा हमारा जो मुख्य फसलें हैं। मुख्य फसलों के अंतर्गत जैसे हमने रबी में गेहूं किया, खरीफ में चावल किया, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? मुख्य फसलें हो जाएंगी। सबसे पहले मेजर क्रॉप्स के अंतर्गत हम राइस का अध्ययन करेंगे। अब जितनी भी हमारी फसलें आएंगी उसमें हमने क्या क्या अध्ययन करना है? सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उनका परिचय की किस प्रकार का ये पौधा है, किस प्रकार की ये फसल है। उसके बाद उपज की दशाएं क्या क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में कितने पानी की आवश्यकता होती है, क्लाइमेट कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, और उत्पादन कौन कौन से क्षेत्रों में है, कौन कौन से राज्यों में होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? रीजनल वेरिएशन हो जाएगा। डिफरेंट क्रॉप्स या जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसका रीजनल वेरिएशन हो जाएगा। तो राइस हमारा स्टेपल फूड है, खाने के लिए उपयोग में लाया जाता है इसको, और भारत के अधिकतर लोग चावल का उपभोग करते हैं, चावल खाते हैं।
चीन के पश्चात भारत दूसरे नंबर पर है चावल के उत्पादन में। यह एक खरीफ की फसल है, जैसे हमने पहले पढ़ा। अब कौन-कौन सी कंडीशंस हैं, कौन-कौन सी स्थितियाँ हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं चावल के उत्पादन के लिए। तो उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इससे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और हाई ह्यूमिडिटी, मतलब जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा। एनुअल रेनफॉल, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गेहूं और चावल के क्षेत्रों को अलग करती है। तो जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी वहीं पर चावल का उत्पादन हो सकता है। बाकी कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज भी हमने अभी जिक्र किया था, जिनका पंजाब हरियाणा, जहाँ पर इरिगेशन की सहायता से चावल का उत्पादन किया गया। जैसे ये आ गया, जहाँ पर कम बारिश होती है वहां पर चावल इरिगेशन की सहायता से उगाया जाता है। अब जो रीजनल वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, या जो हमारा खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप में जो राइस है, पैडी है, तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जिसमें असम, मेघालय, तो यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। प्लेन ऑफ नॉर्थ, जो हमारा उत्तरी गंगा का मैदान है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में। उसके बाद जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो कोस्टल एरियाज में भी जो जहाँ पर नदियां मिलती हैं या नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टाई क्षेत्रों में भी, तटीय क्षेत्रों में भी चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो ये हमारे डेल्टाइक रीजन हो गए, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, या जो वेस्ट बंगाल है, लोअर गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन, तो यहाँ पर चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। सेकंड हो जाएगा हमारा वीट। ये एक रबी की फसल है, जिसको सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। दूसरा, चावल के बाद दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है, एक खाद्य फसल है ये। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग है, वहां पर अत्यधिक लोगों के द्वारा, अधिकतर लोगों के द्वारा ये जो गेहूं है वो उपभोग में लिया जाता है। अब कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन सी कंडीशन है गेहूं के उत्पादन के लिए, तो इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन की आवश्यकता होती है, और ब्राइट सनशाइन हो, जो धूप हो वो अच्छी होनी चाहिए। और धूप जो अच्छी है वो कब होनी चाहिए, जब ये पकने लगे। तो पकने के टाइम पे अत्यधिक धूप होगी तो ये जो गेहूं है वो अच्छे से पक जाएगा। 50 से 75 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद रीजनल वेरिएशन या एरिया जो कल्टीवेशन की बात करें, तो गंगा का मैदान है। जैसे हम बात करें कि दो अलग अलग सीजन की क्रॉप्स हैं। रबी की क्रॉप में हमारी गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और खरीफ में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो जहां पर चावल का उत्पादन किया जा रहा है वहां पर गेहूं का उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। तो हमारा गंगा का मैदान, सतलुज का जो मैदान है, नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है, उत्तरी पश्चिमी जो मैदान है, और जो काली मिट्टी है दक्षिण के पठार की, वहां पर। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कुछ महाराष्ट्र के भागों में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है, या गेहूं का उपभोग लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हमारे मिलेट्स। मिलेट्स के अंतर्गत हम, या मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीन फसलों को हम शामिल करेंगे। ये भारत के मुख्य फसलें हैं, मुख्य फूड, मुख्य जो हमारी क्या बोलते हैं, मिलेट्स हैं, या मोटे अनाज वाली फसलें हैं। अ, ये जो हमारी फसलें, इनको कोर्स ग्रेन्स भी कहा जाता है, और इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, या न्यूट्रिशनल जो कीमत है, वो अत्यधिक ज़्यादा होती है। बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इन फसलों में, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो रागी हो। जब हम ज्वार की बात करते हैं, तो ये तीसरी महत्वपूर्ण फसल है, और रेड फेड क्रॉप इसको कहा जाता है, जो अत्यधिक रूप से, जो जहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है वो ज्यादा होती है, वहां पर ज्वार का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र ज्वार का सबसे अत्यधिक उत्पादन करता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर जो ज्वार है उसका उत्पादन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बाजरा। तो बाजरा उन क्षेत्रों में, बाजरे का उत्पादन उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर सैंडी सोयल, या फिर हम कहें कि लोइस मिट्टी या बालू मिट्टी पाई जाती है।
तो जहाँ पर सेलो ब्लैक सोइल पाई जाती है वहां पर भी बाजरा का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बाजरा का। उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, यहाँ पर भी बाजरा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है मेज। ये जो मेज है या जो मक्का है, वो दोनों क्रॉप्स के रूप में, फोडर क्रॉप के रूप में या फूड क्रॉप, दोनों के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक न्यूट्रिशनल क्रॉप है। अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है ये, खासकर पंजाब में। तो दोनों प्रकार की फसलें हैं ये, फूड क्रॉप भी इसको बोलते हैं, फोडर क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप के अंतर्गत इसको लिया जाता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है। और जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है या प्राचीन जलोढ़ मिट्टी महत्वपूर्ण मानी जाती है मक्का या मेज के उत्पादन के लिए। बिहार जैसे राज्य में रबी सीजन में भी या सर्दियों में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा बिहार है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये रीजनल वेरिएशन है मक्के का, मेज का। तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं यहाँ पर मेज का उत्पादन किया जाता है। तो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जो हमारी ग्रेन्स हैं या जो खाद्य पदार्थ, खाद्य फसलें हैं, उनके अलावा जो हमारी फूड क्रॉप्स है उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो ये वो फसलें होती हैं जो जिनमें अत्यधिक लेबर की आवश्यकता होती है, और लेबर भी कैसा, चीप, सस्ता और स्किल्ड लेबर होना चाहिए इसके लिए। और ये जो फसलें हैं, फूड क्रॉप्स, जो खाद्यान्नों के अलावा हैं, वो, उसमें भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है पूरे विश्व में। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो ये टी है, चाय, चाय का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो किन कंडीशंस में इसका उत्पादन होता है, ये ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल की जब हम बात करें तो जैसे ये हमारा अर्थ हो गया 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो 0 से ऊपर 30 डिग्री तक, 0 से नीचे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री साउथ, और 30 डिग्री नॉर्थ। तो ये हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है, जोन के अंतर्गत आता है ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो चाय है उसका उत्पादन अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है। चाय के लिए डीप और जो फर्टाइल वेल ड्रेन सोयल है, जो ह्यूमस, जिसमें ह्यूमस की और जो ऑर्गेनिक मैटर है या जैविक पदार्थ है उनकी मात्रा ज्यादा होती है, तो वो महत्वपूर्ण माना जाता है चाय की कृषि के लिए, चाय के उत्पादन के लिए। जो चाय की झाड़ियां हैं, बुशेज हैं, टी बुशेज, रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट। तो जो मॉइस्ट क्लाइमेट है वो नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए पूरे वर्ष। और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जो फुहार है या जो वर्षा है वो लगातार होनी चाहिए। टी ब्लोजम भी बोलते हैं, जो हमारी प्री मॉनसूनल रेनफॉल है, वो चाय के बागानों के लिए, चाय के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पूरे वर्ष, और पूरे साल जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण होता है किसके लिए, चावल की, सॉरी, चाय के उत्पादन के लिए। अब एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, अब कौन कौन से एरियाज हैं या जो रीजनल वेरिएशन है टी कल्टीवेशन का, वो क्या है? मैक्सिमम असम में, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों में जो वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी जब आप कुमाऊं में जाओगे, जो नैनीताल के आसपास है, वहां पर चाय के बागान देखने को मिलेंगे। मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा। तो ये हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है मैक्सिमम। और हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं
जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर चाय का उत्पादन अत्यधिक किया जाता है, क्योंकि जो बारिश है वो धीरे धीरे यहाँ पर होती रहती है। नेक्स्ट है हमारा कॉफी, जिसको हम कहवा बोलते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण हमारी फूड क्रॉप है। यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पे था इसका नाम, इसने काट दिया। तो भारत पूरे विश्व की 4% कॉफी का उत्पादन करता है, कहवे का उत्पादन करता है। और गुड क्वालिटी जो कॉफी है, जो कहवा है, उसका उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से जो 3 वेराइटीज होती हैं कहवे की या कॉफी की, उनमें से जो अरेबिका है वो वैरायटी यमन के द्वारा लाई गई और भारत में जो उत्पादन है उसका अरेबिका कॉफी का किया जाता है। दक्षिणी भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, तो बाबा बुदन की पहाड़ियां ये कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में कहवे का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले कहवे का उत्पादन किया गया था। कहवा या कॉफी का जो पौधा है, वो कॉफी का जो कल्टीवेशन है वो किया गया था। जब हम रीजनल वेरिएशन की बात करें तो नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत तक सीमित है। दक्षिणी भारत में कहवे का उत्पादन किया जाता है अत्यधिक मात्रा में। पूरे भारत का मैक्सिमम जो कहवे का उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य ही करता है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग 1/3 ऑफ वर्ल्ड टोटल कॉफी। ब्राजील में कहवा के जो बागान हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और पूरे विश्व का जो 1/3 पार्ट है, 1/1 जो भाग है, वो ब्राजील के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है कहवे का। नेक्स्ट हमारा शुगर केन, तो ये भी एक हमारी फूड क्रॉप है। शुगर केन, गन्ना, ट्रॉपिकल क्रॉप और सब ट्रॉपिकल, या हम कहें कि उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये दोनों क्षेत्रों में उगाई जाती है। खासकर इसको जायद जो क्रॉप्स है उसमें भी शामिल किया जाता है। जब हम कंडीशन की बात करें, कौन कौन सी कंडीशन या किन कंडीशन में इसका उत्पादन होता है, तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर गर्मी ज्यादा हो या टेम्परेचर ज्यादा हो, और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता या नमी ज्यादा हो, तो वहां पर शुगर केन का उत्पादन होता है। जैसे हम बात करें 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होगी, 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की आवश्यकता होगी, और जहाँ पर कम बारिश होती है वहां पर इरिगेशन की सहायता से, जैसे यमुनानगर है हरियाणा में, तो वहां पर इरिगेशन की सहायता से या इरिगेशन के माध्यम से शुगर केन का उत्पादन किया जाता है। अब रीजनल वेरिएशन है, एरियाज ऑफ कल्टीवेशन शुगर केन की जब हम बात करें, तो मैनुअल लेबर की आवश्यकता होती है सोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए। मुख्य जो राज्य हैं जहां पर शुगर केन का उत्पादन किया जाता है, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा है। जब हम बात करें गन्ने की, गन्ने से चीनी बनाने के चीनी उद्योग की, तो उत्तर प्रदेश बहुत पहले मशहूर था, लेकिन वर्तमान में महाराष्ट्र में, या फिर हम बात करेंगे जो काली मिट्टी है वहां पर भी उपयुक्त दशाएं पाई गई हैं गन्ने के उत्पादन की, और उत्तर भारत से गन्ना खिसक कर नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि जो मिठास है वो उत्तरी भारत में कम होती जा रही है गन्ने की, लेकिन दक्षिणी भारत में जो मिठास है वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो गन्ने का उत्पादन है वो उत्तरी भारत से खिसक कर दक्षिणी भारत की ओर आ गया है। उसके बाद है हमारी ऑयल सीड्स, तिलहन से संबंधित फसलें। भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का या तिलहन का। टोटल क्रॉप जो एरिया है, कुल क्रॉप जो एरिया है पूरे भारत का, उसमें 12% ऑयल सीड्स के अंतर्गत आता है। और जो जब हम मेन ऑयल सीड्स की बात करें, या जो मुख्य तिलहन से संबंधित जो फसलें हैं उनकी हम बात करें, तो उसमें ग्राउंडनट आ जाएगा, जिसको मूंगफली, अखरोट बोलते हैं, मस्टर्ड है, सरसों है, कोकोनट हो जाएगा, नारियल, सिसम जो तिल है, सोयाबीन, कास्टर जिसको हम अरंडी बोलते हैं, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स और सनफ्लावर। तो ये कुछ हमारे ऑयल सीड्स हैं जिनका उत्पादन
भारत में किया जाता है। most of these are edible and used as cooking mediums। तो कुकिंग में जो हमारा ऑयल सीड्स हैं, जितने भी हमने यहाँ पे बात की, तो मैक्सिमम ऑयल सीड्स का कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा साबुन के उत्पादन में, कॉस्मेटिक्स में, और कोई भी जो जो हमारी ऑइंटमेंट्स होती हैं, दवाई होती हैं, जिनको लगाया जाता है कटे में, जले में, तो उन सभी में ऑयल सीड्स का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा हमारा जो मेजर ऑयल सीड्स हैं, जिसमें ग्राउंडनट है, ये एक खरीफ क्रॉप है और पूरे भारत में आधी जो ऑयल सीड्स हैं वो ग्राउंडनट से संबंधित हैं। जब हम रीजनल वेरिएशन की बात करें, या हम राज्य अनुसार वितरण की बात करें ग्राउंडनट का, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ग्राउंडनट का। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। तो जो दक्षिणी भारत है वो ग्राउंडनट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद लिनसीड्स और मस्टर्ड्स, ये रबी की फसलें हैं। जैसे जो हमारी ऑयल सीड्स हैं उनमें भी वेरिएशंस पाई जाती हैं। वेरिएशन किस हिसाब से, जैसे जो हमारी ग्राउंडनट थी वो खरीफ क्रॉप थी, और जो लिनसीड्स और मस्टर्ड है वो हमारी कौन सी आ गई, रबी क्रॉप। तो सिसम खरीफ क्रॉप है, जो नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ। तो जो हमारी सिसम है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के रूप में बोई जाती है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। कास्टर जो सीड्स हैं वो भी रबी और खरीफ के रूप में ही पूरे भारत में बोए जाते हैं। उसके बाद आ जाएगी हमारी नॉन फूड क्रॉप्स। उसमें जो हमारी मेन क्रॉप है वो हमारी रबड़ है। ये औद्योगिक रॉ मटेरियल इसको कहा जाता है, रबड़ को, या उद्योगों में सबसे अधिक मात्रा में उपयोग होने वाला जो हमारा फसल है वो हमारी रबड़ है। और भारत की जब हम बात करें तो नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में या उत्पादक में भारत का 5वां स्थान है, अर्थात पूरे विश्व में 5वें नंबर पर भारत प्राकृतिक जो रबड़ है उसका उत्पादन करता है। अब कौन कौन सी उपज की दशाएं हैं रबड़ से संबंधित, तो ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, भूमध्य रेखीय फसल है। जैसे हमने बात की थी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के आसपास जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर जो रबड़ है उसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत रबड़ का उत्पादन किया जाता है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं भूमध्य रेखा के आसपास वाले, तो वहां पर भी रबड़ का उत्पादन किया जाता है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नमी वाली क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्रता ज्यादा चाहिए, अत्यधिक मात्रा में चाहिए रबड़ के लिए। और पूरे वर्ष जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। अब एरियाज ऑफ कल्टीवेशन या हम बात करें जो रीजनल वेरिएशन है उसमें भारत में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो गारो हिल है, गारो की पहाड़ियां हैं मेघालय में, गारो खासी जनतिया में से जो गारो की पहाड़ियां हैं वहां पर रबड़ का उत्पादन होता है। उसके बाद हमारी फाइबर क्रॉप्स आ जाएंगी, रेशेदार फसलें जिसको हम कहते हैं, जो रेशों में जिनका उत्पादन किया जाता है। उसमें दो हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिसमें कॉटन है, कपास और जूट। तो इन दोनों का जो हमारा रीजनल वेरिएशन है उसका हम अध्ययन करेंगे। भारत को कपास से संबंधित जो कपास का पौधा है उसका जो वास्तविक घर माना जाता है भारत को, अर्थात भारत में कपास के उत्पादन की शुरुआत मानी जाती है। और कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है या सूती कपड़ा उद्योग है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है हमारा कपास। तो कपास महत्वपूर्ण है उद्योगों की या औद्योगिक दृष्टि से भी। पूरे विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। जब हम कंडीशंस की बात करें, कौन कौन सी कंडीशन है कपास के लिए, तो ये उन क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन होता है जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है, ड्रायर पार्ट्स। और या फिर हम कहें कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है जिसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, वहां पर
ये जो हमारा दक्षिण का पठार है यहाँ पर पाई जाती है, तो ये महत्वपूर्ण मानी जाती है कपास के लिए, कपास के उत्पादन के लिए। अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, हाई टेम्परेचर। कम वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर वर्षा ज्यादा होगी या नमी ज्यादा होगी, तो नमी ज्यादा होगी तो जो रेशा है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चाहिए, और जो रेनफॉल है, वर्षा है, आर्द्रता है, वो बिल्कुल ही कम चाहिए। इरिगेशन के माध्यम से भी कपास का उत्पादन किया जाता है। सबसे अच्छी जो कपास है वो कब होती है? जब 210 दिन या इससे ज्यादा जो फ्रोस्ट फ्री डे, जो जहाँ पर पाला ना पड़े, या ह्यूमिडिटी बहुत ही कम हो, और जो सनशाइन है, सूर्य की धूप है, वो अत्यधिक हो, तो वहां पर इसकी ग्रोथ ज्यादा अत्यधिक मानी जाती है। यह एक खरीफ खरीफ की फसल है, जो 6 से 8 महीने मेच्योर होने के लिए लेती है। तो 6 से 8 महीने में जो कपास की फसल है वो पककर तैयार हो जाती है, बनकर तैयार हो जाती है। रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में इरिगेशन के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से कपास का उत्पादन किया जाता है। बाकी जितने भी राज्य हैं वो दक्षिणी भारत के, वहां पर कपासी मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो महत्वपूर्ण मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। उसके बाद है जूट, जिसको हम पटसन बोलते हैं। पटसन उद्योग के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करती है। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि गोल्डन फाइबर के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? जूट। जो हमारे गन्नी बैग्स हैं, मैट्स हैं, चटाई वगैरह, रस्सी वगैरह, कारपेट्स वगैरह, और आर्टिफिशियल जितनी भी चीजें हैं, तो उसमें पटसन का उपयोग किया जाता है। जो इसकी कीमत होती है वो अत्यधिक ज्यादा होती है। इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। तो मार्केट में सिंथेटिक फाइबर, या फिर हम कहें कि जो आर्टिफिशियल फाइबर है, वो अत्यधिक मात्रा में चल गया, सस्ता भी होता है, इसलिए इसकी मार्केट लगातार कम होती जा रही है। अब कौन कौन सी कंडीशन चाहिए इसके उत्पादन के लिए? जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोइल, जहां पर इरिगेशन अच्छी होगी या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, खासकर जो फ्लड प्लेन्स हैं, तो वहां पर, जहां पर हर वर्ष नई मिट्टी आकर बनेगी। जैसे लोअर गंगा का मैदान है, जो हमारा लोअर गंगा का मैदान है, या बांग्लादेश, और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पर जूट का उत्पादन या पटसन का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल नई मिट्टी आकर जमा हो जाती है। इसकी वृद्धि के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर अत्यधिक टेम्परेचर होगा तो इसकी वृद्धि भी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब हम रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये मुख्य राज्य हैं जहां पर जूट का उत्पादन या जूट से संबंधित फसल का उत्पादन किया जाता है। ये हमारे टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। प्रतिरोपण विधि है, जैसे प्रतिरोपण विधि और किस फसल को उगाने के लिए अपनाई जाती है। जैसे चावल की हम बात करें, फसल प्रतिरूप किसे कहते हैं? सस्य प्रतिरूप या क्रॉपिंग पैटर्न किसे कहते हैं? महाराष्ट्र तथा गुजरात में भारत की सर्वाधिक कपास क्यों पैदा की जाती है? अ, इनके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि जो चीनी उद्योग है, वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर क्यों खिसक रहा है, क्यों परिवर्तित होता जा रहा है? जब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो भारत की फसल ऋतुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम रबी, खरीफ और जायद की फसलों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। इसके अलावा चावल और गेहूं, क्योंकि एक रबी की महत्वपूर्ण फसल है गेहूं, और एक खरीफ की महत्वपूर्ण फसल है चावल, तो इन दोनों से संबंधित जो उपयुक्त दशाएं हैं उत्पादन की, और उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, या रीजनल वेरिएशन हम कह सकते हैं, उसके साथ साथ वितरण, उत्पादन कितना हुआ, कहाँ पर हुआ, और वितरण, या कौन कौन से राज्य में कौन कौन से एरियाज हैं, तो उनका मानचित्र की सहायता से विस्तार पूर्वक वर्णन ये एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।